नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम के संदर्भ में भारत और वैश्वीकरण के बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण के अर्थ के बारे में जाना, हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर किस रूप में पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों ने भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण के परिणाम कैसे और किस रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं, वैश्वीकरण की उपलब्धियां भी जिसे कह सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैश्वीकरण की उपलब्धियां या वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में अध्ययन करना। जैसे हम लोगों ने पूर्व की वीडियोस में डिस्कस किया है इसके प्रभावों के रूप में, तब वैश्वीकरण की उपलब्धियों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इसका कंटेंट अलग से तैयार किया है कि वैश्वीकरण के परिणाम बताइए। तो हम लोगों को समझना है कि वैश्वीकरण के परिणाम हैं, दोहरे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दो रूपों में इसके परिणाम हैं। अलग अलग विचारक इसे दोहरे रूप में देखते हैं, और जो विचारक इसके सकारात्मक रूप में देखते हैं तो उनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण सकारात्मक परिणाम अधिक रहे हैं। विभिन्न देशों का आर्थिक विकास हुआ है, जो पिछड़े हुए देश थे या विकासशील देश थे वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, और उनका आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, उसमें सूचना तकनीकी का विकास हुआ है। इसी के साथ ही वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसके अंतर्गत सांस्कृतिक समरूपता का विकास हुआ है, जिसके कारण विभिन्न देशों की जो सांस्कृतिक विविधता थी और समानताएं थी वे समाप्त हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संयुक्त मंच तैयार हो गया है जिसके कारण विश्व के विभिन्न देश मिलकर आपस में जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके निराकरण के संबंध में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं और निराकरण की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के कार्य इस प्रकार से संपादित किए जाते हैं जिनका संबंध विभिन्न देशों से होता है, और जो पिछड़े हुए देशों के लिए विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं आर्थिक संगठनों के माध्यम से। इसी प्रकार से जो देश की आंतरिक मामले थे उनमें भी बहुत विकास हुआ है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं की पहुंच हुई है, प्रत्येक व्यक्ति तक यातायात वाहन पहुंच पाए हैं, मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन सुविधाएं पहुंच पाई है, शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। यानी लोगों के खुशहाली का जो स्तर है वह वैश्वीकरण के कारण बढ़ा है। तो दूसरा धड़ा जो इसके नकारात्मक पक्षों की बात करता है वह कहता है कि वैश्वीकरण के कारण शरणार्थी समस्या जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, और वैश्वीकरण वास्तव में जो विकसित राष्ट्र हैं उनके हाथों की डुगडुगी है, और जो पिछड़े हुए देश हैं वे और भी अधिक इससे पिछड़ गए हैं, और जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं वह अपने वर्चस्व के लिए इन देशों का इस्तेमाल करती है, इन देशों का प्रयोग करती है, और मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा विभिन्न देशों की जो संप्रभुता है उसमें खलल डालने का कार्य करती हैं। इन्हीं सभी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणामों के बारे में डिस्कस करना। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैश्वीकरण के कारण शरणार्थी समस्या बढ़ गई है। जब एक देश की शरण दूसरे देश के निवासियों के द्वारा ली जाती है तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं। नागरिक नहीं होते, वे बाहरी लोग होते हैं और विभिन्न सुविधाएं या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उस देश में आ जाते हैं, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। अब इन शरणार्थियों से अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। देखो, उससे पहले हम लोग वैश्वीकरण की परिभाषा पर पुनः आते हैं, और हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, विचारों, पूंजी, आंकड़ों और सेवाओं की मुक्त गतिशीलता होती है। यानी व्यक्तियों की भी गतिशीलता होती है, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। और हम लोगों ने यह भी जाना कि वैश्वीकरण के कारण जो विभिन्न राष्ट्र थे उन्होंने विभिन्न जो नीतियां थी उनमें परिवर्तन कर दिया, और उनमें उदारता और ढीलापन आ गया। परिणाम स्वरूप देशांतर गमन आसान हो गया, और इसी देशांतर गमन के कारण जो शरणार्थी समस्या है वह अधिक जोर पकड़ गई। अब वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, एक तो जो युवा वर्ग है वह किसी देश में अपना करियर बनाने या भविष्य बनाने या मोटे पैकेज की आड़ में या अपने जो महत्वाकांक्षा है उसकी तुष्टि के लिए वह चला जाता है। अब उससे नुकसान उस जाने वाले देश को इस रूप में होता है, तो एक तो उसका महत्वपूर्ण मानव संसाधन चला गया, उसके साथ ही साथ जो आर्थिक सोर्सेज थे यानी आर्थिक संसाधन थे वह भी उसके साथ चले गए, यानी वह आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। जो आर्थिक लाभ कमाएगा उसका मुनाफा कहीं उस देश को प्राप्त नहीं होगा। उसके जाने से नुकसान यह भी होता है कि उसके पीछे जो परिवार था या जो बुजुर्ग थे वे अकेले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं,
या किसी न किसी रूप में समाज पर एक तरह से समस्या उत्पन्न करने लगते हैं, तो यह नुकसान होता है। दूसरा, जब व्यक्ति देशांतर गमन करते हैं और शरणार्थी के रूप में जाते हैं तो देश के संसाधनों पर भार डालते हैं, देश की व्यवस्था को व्यवधान उत्पन्न करते हैं या उस पर बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो वैश्वीकरण है वह जन आंदोलन और पलायन की जो प्रक्रिया है वह इसके अंतर्गत संपादित होती है और इसके नकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ते हैं। 2016 में एक सर्वे किया गया और उस सर्वेक्षण के अनुसार 7.4 अरब जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 60 करोड़ लोग शरणार्थी है, यानी दुनिया का हर 122वां व्यक्ति शरणार्थी है। और इस प्रकार के शरणार्थी जब किसी देश की व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, आते हैं, तो वह उस देश के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी समस्याओं का सामना यूरोपियन और एशियाई देशों को मुख्यतः करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा समस्या है या जो दूसरा इसका नकारात्मक रूप है वह यह है कि जो वैश्वीकरण है वह कॉरपोरेट और उद्योगपतियों से समर्थित व्यवस्था है। इसमें उद्योगपतियों के हितों की बात की जाती है, विकसित देशों के हितों की बात की जाती है और जो गरीब, कामगार और मजदूर व्यक्ति है उसके हितों की इसके अंतर्गत उपेक्षा की जाती है, पर्यावरणीय हितों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास करना होता है और कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसे कहा जाता है नव उपनिवेशवादी व्यवस्था, यानी वैश्वीकरण की व्यवस्था को नव उपनिवेशवादी मानसिकता वाली प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मुख्य वर्चस्व वाले देश हैं वे विकसित देश हैं और विकसित देशों के अंतर्गत भी अमेरिका जैसे पूंजीपति देशों का बाहुबल इसके अंतर्गत स्थापित है। अब इन देशों के द्वारा छोटे देशों को ऋण दिया जाता है और उन्हें इस ऋण के भंवर में इस प्रकार से फंसा दिया जाता है कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया जाता है और उन देशों से सस्ता माल और सस्ता श्रम उपयोग करते हुए या उपलब्ध करते हुए उत्पादित वस्तुएं उन्हीं के बाजार में बेच दी जाती है। परिणाम स्वरूप जो विकासशील राष्ट्र हैं, पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ता है और ये इन बड़े राष्ट्रों के लिए बड़े बाजार का या कच्चा माल उपलब्ध करवाने का एक साधन बनकर रह जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक नव उपनिवेशवादी मानसिकता को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की स्वायत्तता और संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि उन राष्ट्रों को क्या प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, अनुदान प्रदान किया जाता है, विभिन्न योजनाओं और विभिन्न सहायताओं के माध्यम से उन्हें सहायता का जो दिखावा किया जाता है उनके देशों के अंतर्गत। इसके कारण वो राष्ट्र मजबूर हो जाते हैं उन सहायताओं को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी आंतरिक मजबूरियाँ होती है, आर्थिक मजबूरियाँ होती है, लेकिन बाद में जब उनकी संप्रभुता पर आँच आती है तो वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वह देर सवेर विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि यह मूलतः पूंजीवादी देशों से संबंधित परिघटना है। इसके अंतर्गत अमेरिका जैसे राष्ट्रों का वर्चस्व है और भारत के लिए तो कहा भी जा रहा है कि भारत अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बनता जा रहा है, ग्राहक देश बनता जा रहा है और यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकासशील और अल्प विकसित तथा पिछड़े राष्ट्रों के लिए देर सवेर घातक हो सकती है। तो ये हम लोगों ने अध्ययन किया वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम। अब ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण केवल नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक परिणाम ही देता है। वैश्वीकरण के कारण अत्यधिक विकास भी हुआ है और विभिन्न देशों में खुशहाली का स्तर भी बढ़ा है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार तो हुआ ही है, साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता का विकास भी हुआ है और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ है और साझा बाजार में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि आई है। अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान वैश्विक सहयोग से किया जाता है वैश्वीकरण के कारण, और विकासशील देश हैं उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है। यदि भारत की बात ही की जाए तो 1990 में जीवन प्रत्याशा की जो आयु थी वह 58 वर्ष थी, जो बढ़कर अब 2019 में 69 वर्ष हो गई है। तो इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा की जो दर है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास है, वह वैश्वीकरण के कारण अधिक हो पाया है। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर का भी लगातार घट रही है, यानी
जो 1000 जीवित बच्चे हैं उन पर मरने वाले जो शिशु हैं उनकी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, जो यदि 1990 के अंतर्गत देखें तो वह लगभग 58 थी, जो वर्तमान में घटकर 23 हो गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। इसी प्रकार से वयस्क मताधिकार जैसे जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं उनमें भी व्यापक वृद्धि हुई है। लोगों की भोजन में पौष्टिकता का स्तर बढ़ा है, बाल श्रम जैसी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हुआ है और स्वच्छ जल उपलब्ध लोगों तक हो रहा है। इसी प्रकार से जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ा है और जो सेवा क्षेत्र हैं, चाहे कोई से भी सेवा क्षेत्र हो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत विस्तार हो रहा है और प्रति व्यक्ति तक विद्युत, कार सुविधाएं, रेडियो, टीवी और मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाओं का पहुंच बढ़ी है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने न केवल नकारात्मक प्रभाव ही डाले हैं अपितु इसने सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं और पूरे विश्व को एकजुट कर दिया है, यानी एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।